ड्यूटी पेड होने के बावजूद ट्रक ड्राइवर के ऊपर माल की 2 गुना पेनल्टी, मान लीजिए 10 लाख का माल है तो 20 लाख की पेनल्टी लग रही है। कई कंपनियां हैं, कई ट्रकर्स हैं, मैं फिर दोहराता हूं, जिन्होंने अपने फ्रेट रेट्स बढ़ाए हैं और वो कामयाब भी हुए हैं। इंडस्ट्री के पास एक ऑप्शन और है। द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन फॉर द इंडस्ट्री इज टू वेट एंड वॉच। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में पहले मानिए आप ये मान के चलते थे भाई कोई छुट्टी ले नहीं सकता, भाई सैटरडे छुट्टी करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, भाई सैटरडे को वर्किंग नहीं हो और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और एक बार फिर आप सबका स्वागत है ट्रांस इंडिया में। रियल पीपल, रियल इमोशंस। Before we go any further, let's take a quick look at this wonderful TV scene. याद है, कुछ इसी तरह का स्टंट मैंने आज से करीब 30 साल पहले भी किया था। लेकिन आज इस डबल ट्रक्स के स्टंट की वजह कुछ और है। डबल गारंटी। पेश है नया महिंद्रा फ्यूरियो 7, जो आता है डबल गारंटी के साथ। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनके नए महिंद्रा फ्यूरियो 7 का माइलेज आपके मौजूदा ट्रक से ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कर दीजिए ट्रक वापस। नया महिंद्रा फ्यूरियो 7 आपको देता है गारंटीड रीसेल वैल्यू 5 साल के बाद। खरीदते समय माइलेज की गारंटी और बेचते समय रीसेल वैल्यू की गारंटी, तो हुई ना डबल गारंटी। रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की मुसीबतें एक तरफ बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक गुड न्यूज़ ये भी है कि रोड ट्रांसपोर्ट की मूवमेंट में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट है, और जो अनुमान लगाया जा रहा है आने वाले महीनों में ये मूवमेंट और भी बढ़ेगा। लेकिन जो एक सबसे बड़ी मुसीबत है फ्यूल प्राइसेस की, वो इंडस्ट्री का आज भी पीछा नहीं छोड़ रही है। वी विल टॉक अबाउट दिस एंड मोर, लेकिन सबसे पहले एक बहुत खास जानकारी। Ministry of Road Transport and Highways has issued a circular stating that no further extension would be granted for validity of documents. कोरोना के बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी राहत दी थी रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को, जिसमें से एक था डॉक्यूमेंट वैलिडिटी एक्सटेंशन का। कई डॉक्यूमेंट जो ट्रक से रिलेटेड है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, टैक्सेस, फिटनेस, जो एक्सपायर हो रहे थे, गवर्नमेंट उन्हें एक्सटेंड किए जा रही थी। लेकिन 30 सितंबर को गवर्नमेंट ने अपना आखिरी सर्कुलर इशू किया, जिसमें उन्होंने 31 अक्टूबर तक का एक्सटेंशन दिया। पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने एक और सर्कुलर इशू किया, जिसमें उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप में कहा है कि 31 अक्टूबर के बाद और कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। द गवर्नमेंट इन इट्स सर्कुलर स्टेटेड, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट दिस इज द लास्ट सच एक्सटेंशन एंड नो फर्दर एक्सटेंशन इन दिस रिगार्ड विल बी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. This essentially means that all documents that fall under the Motor Vehicle Act 1988 and Central Motor Vehicle Rules 1989 will have to be renewed on or before 31st October. साथ ही साथ मिनिस्ट्री ने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को ये सलाह दी है कि वो सारे सर्विसेज को फास्ट मोड पर करें और 31 अक्टूबर के पहले सारे रिन्यूअल्स पूरे करें। लेकिन ये ट्रकर्स के लिए ईजी नहीं होगा। एक तरफ उन्हें डॉक्यूमेंटेशन के लिए भागा दौड़ी करनी होगी, लेकिन साथ ही साथ ये उनके लिए एक फाइनेंशियल बर्डन भी होगा। However, this had to happen sooner or later, and truckers will really have to get hard after the authorities to complete the procedures. जैसा कि हमने कहा, ट्रकर्स की मुसीबतें बढ़ते ही जा रही हैं। अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारा जो फ्रेट फिक्सेशन फार्मूला है वो सप्लाई डिमांड थ्योरी पर चलता है, लेकिन डीजल प्राइसेस जो आज 100 रुपये प्रति लीटर के ऊपर जा चुके हैं, फिक्सिंग फ्रेट ऑन सप्लाई डिमांड थ्योरी इज़ डेफिनेटली नॉट अ बिजनेस प्लान. It will lead the truckers to further trouble. सप्लाई डिमांड थ्योरी जो थी वो तब तक ठीक थी जब आपका डीजल आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट का 40-50% होता था, लेकिन आज डीजल प्राइसेस जो हैं वो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट के 60% से ऊपर जा चुके हैं। एज वी सेड, विद डीजल प्राइसेस ओवर 100 रुपीज़ पर लीटर, ये एक बिजनेस प्लान बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल साफ़ है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री देश के बाकी लोगों की तरह फ्यूल प्राइसेस को लेकर हेल्पलेस है। बढ़ते फ्यूल प्राइसेस के अगेंस्ट कई प्रोटेस्ट हुए हैं, कई लेटर भेजे गए हैं गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की बात करें तो रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का जो चक्का है वो डीजल से चलता है। इट इज़ अ ह्यूज कंपोनेंट इन द ऑपरेटिंग कॉस्ट. वी कैन नॉट इग्नोर द राइजिंग फ्यूल प्राइसेस एंड वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. लेकिन क्या कर सकते हैं हम? हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है फ्रेट रेट्स बढ़ाना. कई लोग कहते हैं ये मुश्किल काम है,
लेकिन साथ ही साथ कई जगहों पर ट्रांसपोर्टर्स और ट्रकर्स ने ये दिखाया है कि वो फ्रेट बढ़ा सकते हैं। इट इज़ जस्ट दैट वी हैव टू बिलीव इन आवरसेल्व्स एंड बी टुगेदर एज एन इंडस्ट्री। पेट्रोल और डीजल प्राइसेस को लेकर हमारे पास कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। इन 2014 द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इन दिल्ली बिफोर द टैक्सेस was 49 rupees a liter and the tax component was 22 rupees. Today, the cost of petrol without the taxes and dealer commission is 42 rupees a liter, lesser than June 2014. But today that cost is 42 rupees a liter and we are paying a tax of 57 rupees a liter, taking the price of petrol to 102 rupees a liter. Talking about diesel, the cost of diesel in June 2014 without taxes was 45 rupees and there was merely 12 rupees of taxes on diesel. Today the cost of diesel without taxes is 43 rupees a liter and the tax component on that is 45 rupees a liter. ये जाहिर सी बात है कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ डीजल प्राइसेस को लेकर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को तो सुधार ही सकते हैं, हम अपने आप को बचा सकते हैं, और वो है फ्रेट रेट्स बढ़ाकर। कई लोगों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री सप्लाई डिमांड पर ही चलती है, लेकिन बहुत सी चीज़ें बदली हैं और इसे भी बदलना होगा। ज़रूरी ये है कि क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं। हमें अपने आप को बचाना होगा। कई कंपनियां हैं, कई ट्रकर्स हैं, मैं फिर दोहराता हूं, जिन्होंने अपने फ्रेट रेट्स बढ़ाए हैं और वो कामयाब भी हुए हैं। इंडस्ट्री के पास एक ऑप्शन और है। द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन फॉर द इंडस्ट्री इज़ टू वेट एंड वॉच द ट्रकर्स पेरिश, फर्स्ट ड्यू टू राइजिंग फ्यूल प्राइसेस and then due to the scrapping policy that would set in some kind of equilibrium which may correct the freight structure. दोस्तों, फ्यूल प्राइसेस और अगले साल से स्क्रैपिंग पॉलिसी, ये दोनों ट्रकर्स के लिए बहुत ही भारी पड़ने वाली है। While on one hand we are talking about rising fuel prices, Minister for Road Transport and Highways Mr. Nitin Gadkari emphasized the need to bring down logistics costs to below 10%, which would make the retail market more competitive and boost economy. We would really like to know how the government plans this. गवर्नमेंट एक तरफ बात कर रही है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने की और दूसरी तरफ डीजल प्राइसेस और अन्य खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। ट्रक्स आज भी चेक पोस्ट पर रोके जाते हैं और लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट्स पर डिलेज हैं। अगर गवर्नमेंट सीरियस है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने की, दे विल रियली हैव टू लुक एट अ लॉट ऑफ इश्यूज, diesel prices being one of them. Meanwhile, in other news, Mr. Vinod Agarwal has been appointed President of the Automotive Skill Development Council. Mr. Agarwal, who is the Managing Director and CEO of VE Commercial Vehicles, takes charge from Mr. Nikunj Sanghi. ASDC was set up a decade ago and is promoted by the top industry associations SIAM, ACMA and FADA, along with the central government and the National Skill Development Corporation. It is a sector skills council for the auto industry which aims to make the country self-sufficient to sustain the growth and competitiveness of the automotive industry. Meanwhile, GST collections for the government is on the rise, with collection for September 2021 touching 1.17 lakh crores. This is 23% higher than September last year. What this also means is that movement of goods is picking up and the transport industry should be ready to service the rising demand. हमने कहा था कि रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है और जीएसटी कलेक्शन इसे कंफर्म करते हैं। इस सेंटिमेंट को और पुख्ता करते हैं IRCA रेटिंग्स, who reiterated that the outlook for the Indian road logistics sector continues to remain stable, supported by improved economic recovery in Q2 of 2021-22, increased pace of vaccination and decline in fresh COVID-19 cases from June 21 onwards. Mr. Supriyo Banerjee, Vice President and Sector Head ICRA Ratings, said that there has been a gradual revival in Q2 FY 2022, which is also reflected by steady rise in monthly e-way bill volumes as well as FASTag volumes since May 21. We expect a broad-based recovery across end-user sectors in H2 FY 22, and accordingly the higher scale of operations is likely to see improved earnings despite the effect of higher operating cost amidst diesel price inflation. He added that the sector is likely to grow between 6 to 9% in FY 22 in line with previous estimates made by ICRA. दोस्तों, रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण
स्टडी है जो ये दर्शाती है कि आगे ग्रोथ है, बट क्या हम इस ग्रोथ के लिए तैयार हैं? दैट इज़ द मूट पॉइंट। एक और पैरामीटर जो है जो रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की ग्रोथ को दर्शाता है वो है कमर्शियल व्हीकल सेल्स। द फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन और FADA as we know it released retail sales data for September 21. The commercial vehicle segment recorded considerable growth over September last year, with the segment overall recording a growth of 46.64% over September last year, as we said. Total commercial vehicles sold in September 2021 were 58,820 as compared to 40,112 last September. If we break down the commercial vehicle segment further, HCV sales recorded the maximum growth. Manufacturers sold 14,635 heavy commercial vehicles as against 5,059 HCVs last year, a growth of almost 190%. The medium commercial vehicle segment recorded a growth of 137%, selling 3,766 vehicles in September 2021 as against 1,595 vehicles in September last year. The LCV segment, however, recorded a moderate growth of 21%, selling 36,474 vehicles as against 30,222 vehicles last year. Overall vehicle sales, which includes everything right from passenger cars to three-wheelers to tractors, was 5% lower than September last year. Commenting on the growth in the commercial vehicle segment, FADA President Vinkesh Gulati said that the CV segment is finally showing greater strength as all subcategories continue to grow year on year. MCV for the first time also grows above pre-COVID month of September 2019. While the overall vehicle sales may be down 5%, but this is definitely not a deterrent for Mr. Nitin Gadkari in seeing this segment as number one in the world. Speaking at the India Today Conclave 2021, Mr. Gadkari said that India's automotive sector can become number one in the world in the next 5 years, especially by using alternative fuel sources. Mr. Gadkari said it was his dream to make the Indian automobile sector the leader of the segment in the world, especially since all reputed brands from around the world are in India now. As the date for the scrapping policy to come into effect comes closer, the Ministry of Road Transport and Highways said that the states and union territories will provide up to 25% rebate on road tax for vehicles that are purchased after scrapping old vehicles under the new National Automobile Scrappage Policy. The ministry in a press note said that in the vehicle scrapping policy, it is proposed to have a system of incentives to nudge vehicle owners to discard old and polluting vehicles. As an incentive for scrapping, concession is stipulated in the motor vehicle tax for a vehicle registered against submission of certificate of deposit, which is issued by a registered vehicle scrapping facility. The ministry note further said this concession is up to 25% in case of non-transport vehicles and up to 15% in case of transport vehicles. Meanwhile, vehicle owners will have to shell out 8 times more fees for renewal of more than 15-year-old cars from April 2022. Similarly, commercial heavy vehicle owners will have to shell out nearly 8 times higher charge for renewal of the fitness certificates for trucks and buses. The Road Transport and Highways Ministry issued the notification for implementation of the new regime from next year. However, this will have no impact on vehicle owners of Delhi and its neighborhood areas, where more than 10-year-old diesel and 15-year-old petrol vehicles are already banned. Now, with commercial vehicle sales seeing a steady rise, companies are lining up new products. Ashok Leyland, the flagship company of the Hinduja Group, launched the e-Comet Star, upgraded with additional features in the intermediate commercial vehicle segment. The e-Comet Star will cater in the 11-ton to 16-ton GVW ICV segment. It comes with new stylish looks to meet the new age customer expectations. The e-Comet Star provides higher fluid efficiency, better tire life, longer service intervals and overall lower maintenance cost with enhanced turnaround time. The company claims this would result in the best-in-class TCO for the fleet owners. The e-Comet platform supports multiple applications
such as e-commerce, parcel and courier, agri-perishable, poultry, white goods, FMCG, auto parts and reefer among others. Meanwhile, while road transport is looking to grow in the future, it can expect tough competition from railways. In a first, the Indian Railways South Western Railway Hubli division came up with an innovative idea to utilize idle AC coaches. These coaches were used to transport chocolates and other food products which require low and controlled temperature during transit. The Southern Western Railway transported chocolates and noodles weighing 163 tons, which were loaded in 18 air-conditioned coaches from Vasco da Gama in Goa to Okhla in Delhi. This was a consignment of AVG Logistics. This AC Parcel Express train will cover a distance of 2,115 kilometers of its journey from Goa to Delhi. This was a news roundup for the week, and now let's dive into the second part of our interview with Mr. Ashok Goel, MD BLR Logistics and Vice President of All India Transporters Welfare Association. दोस्तों, रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की मुश्किलें बढ़ते ही जाएंगी. हमारे सामने डीजल प्राइसेस हैं, स्क्रैपिंग पॉलिसी है और कई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, लेकिन इसके बावजूद एक चीज़ तय है कि रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में ग्रोथ होगा, मूवमेंट का ग्रोथ होगा, वॉल्यूम्स का ग्रोथ होगा. क्या ये इंडस्ट्री उस ग्रोथ को प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करने को तैयार है? ये एक फैक्टर है जो हमारे हाथ में है. हम बार बार कहते आ रहे हैं और हम फिर दोहराते हैं, वी हैव टू गेट अवे फ्रॉम द सप्लाई डिमांड बेस्ड फ्रेट फिक्सेशन मॉडल and move to an operating cost based freight fixation model. किसी भी बिजनेस का मूल मंत्र होता है प्रॉफिटेबल रहना, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एक्सेसिव कंपटीशन की वजह से प्रॉफिट्स खो रही है. हम एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे एसोसिएशन से, खास करके जो सिटी स्टेट लेवल एसोसिएशंस हैं, वो एक साथ अपने मेंबरों को बुलाएं और उन्हें एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ अ ट्रक एंड व्हाट फ्रेट नीड्स टू बी डिमांडेड, एटलीस्ट मिनिमम फ्रेट. हम उम्मीद करते हैं कि एसोसिएशंस मीटिंग्स बुलाएंगी और इस चीज़ के बारे में चर्चा करेगी. लेकिन अभी के लिए लेट्स लिसन टू व्हाट मिस्टर अशोक गोयल हैज़ टू से अबाउट द फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री, इट्स प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो द फ्यूचर ऑफ BLR लॉजिस्टिक्स. याद है, कुछ इसी तरह का स्टंट मैंने आज से करीब 30 साल पहले भी किया था. लेकिन आज इस डबल ट्रक्स के स्टंट की वजह कुछ और है. डबल गारंटी. पेश है नया महिंद्रा फ्यूरियो 7 जो आता है डबल गारंटी के साथ. महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनके नए महिंद्रा फ्यूरियो 7 का माइलेज आपके मौजूदा ट्रक से ज्यादा है. अगर ऐसा नहीं हुआ तो कर दीजिए ट्रक वापस. नया महिंद्रा फ्यूरियो 7 आपको देता है गारंटीड रीसेल वैल्यू 5 साल के बाद. खरीदते समय माइलेज की गारंटी और बेचते समय रीसेल वैल्यू की गारंटी. तो हुई ना डबल गारंटी. अशोक जी, ई-वे बिल का जो मुद्दा है वो काफ़ी टाइम से ट्रांसपोर्टर्स को परेशान कर रहा है. हैवी पेनल्टीज़ है, दिक्कतें हैं, डिलेज हैं. क्या इश्यूज़ हैं और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस चीज़ के? इस बारे में हमने सरकार से बहुत बार बात करने की कोशिश की. हम मैडम फाइनेंस मिनिस्टर से मिले भी, उन्हें हमारी तकलीफ़ों के बारे में बताया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार सभी व्यापारियों और सभी ट्रांसपोर्टरों को एक किस्म से चोरी समझती है. बड़े दुख की बात है ये. मैं नहीं कहता कि 1-8% लोग ऐसे होंगे जो कस्टमर्स को ये प्रोत्साहन दे रहे होंगे, वो जो GST की चोरी कर रहे हों, लेकिन पूरी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को तकलीफ देना बहुत ही गलत बात है. अगर मैं आपको 2-4 उदाहरण दूं, मैंने जैसे बताया कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं. मैं जब इंपोर्टेड कार्गो उठाता हूं तो उस पर ड्यूटी पेड होती है. वो अब एक JNPT से भिवंडी मुश्किल से 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है. शनिवार को अगर मैं भिवंडी का माल उठाता हूँ, जाहिर है संडे को सारे वेयर हाउस बंद होते हैं, तो ड्राइवर अगर रास्ते में रुकता है, कहीं कालमोली उसका घर है मान लीजिए, अगर वो रुक गया और सोमवार सुबह वो वहाँ पहुँचता है तो ई-वे बिल की अवधि खत्म हो चुकी होती है, क्योंकि एक ही दिन का ट्रांजिट टाइम मिला है. ड्यूटी पेड होने के बावजूद ट्रक ड्राइवर के ऊपर माल की 2 गुना पेनल्टी, मान लीजिए 10 लाख का माल है तो 20 लाख की पेनल्टी लग रही है. तो ये कहाँ का न्याय है, जबकि ड्राइवर की कोई गलती नहीं है,
अगर संडे वहाँ है, सरकार ने वहाँ कोई सुविधा नहीं बना रखी, सारे प्राइवेट गोडाउन्स हैं कि भाई ड्राइवर वहाँ खड़ा रह सके, सेफ जगह पार्किंग हो, वॉशरूम की कोई सुविधा हो, कोई सुविधा नहीं होती। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, अगर हम उनका माल उठा के लेकर जा रहे हैं, सरकारी कंपनियां हैं, वो तो जीएसटी चोरी नहीं करेंगे। ड्राइवर किसी कारणवश अगर अपना डिस्टेंस कवर नहीं कर पाया जो उसे पहुंचना था, मान लीजिए 4 दिन में, और अगर वो 5वें दिन पहुंच रहा है और इन कंपनियों का माल है, उसके बावजूद भी यही पेनल्टी है, वैल्यू का 2 गुना। तो ये बहुत ही नाजायज़ हो रहा है। हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बट बड़े खेद की बात है कि सरकार इस बारे में कुछ भी नहीं सुन रही है। पहले ये रूल था कि रोज का 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर कवर 100 किलोमीटर करना है तो फिर भी थोड़ी राहत थी कि मान लीजिए बॉम्बे दिल्ली अगर 1100 किलोमीटर तो 11 दिन मिल जाते थे। अगर गाड़ी कहीं रास्ते में खराब हो गई तो रिपेयर करने का मौका मिल जाता था। अब रोज के 200 किलोमीटर कवर करने हैं। उदाहरण अगर मैं JNPT वापी का दूं तो मैंने अगर आज रात को माल उठाया तो मुझे कल किसी भी कीमत पे वो माल वहां पर डिलीवर करना पड़ेगा। बॉम्बे में आप देख ही रहे हो कि सुबह नो एंट्री होती है, रात को ही ड्राइवर को गाड़ी चलानी है और अगले दिन सुबह सुबह उसको वापी पहुंचना पड़ेगा। अगर ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई, अब कोविड का टाइम है, किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई या कुछ और कारण हो गया, कई बार हमें पता नहीं चलता कि ड्राइवर नहीं पहुंच पाया। अगर आप पालघर तारापुर ये रूट देखेंगे तो वहां GPS ट्रैकिंग भी नहीं कर पाएंगे आप। उस कारण अगर हमें पेनल्टी लग रही है तो ये कहाँ का न्याय हुआ? सरकार बिल्कुल भी इस बारे में सुनवाई नहीं कर रही। तो हम बार बार सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि कम से कम जो पहले एक डिस्टेंस ट्रैवल का रखा हुआ था कि भाई 100 किलोमीटर पर डे, कम से कम उतना तो करें। ये 200 किलोमीटर करके तो काफ़ी लोगों की परेशानी बढ़ा दी और काफ़ी छोटे ट्रांसपोर्टर बेचारे अगर एक ट्रक की भी पेनल्टी भरनी पड़ गई तो आत्महत्या करने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि पेनल्टी अमाउंट आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। 40 लाख 80 लाख इस तरह की पेनल्टी हैं। तो मुझे नहीं लगता ये सरकार कोई अच्छा कदम उठा रही है और सरकार को इसके बारे में बिल्कुल कोई समाधान निकालना चाहिए। अशोक जी, ई-वे बिल के अलावा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की और भी बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन जो देखा गया है कि गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टर्स को मिलने को भी तैयार नहीं है। मुझे नहीं लगता पिछले 1.5 साल में नितिन गडकरी जी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को एक बार भी मिले होंगे। डू यू थिंक द गवर्नमेंट इज लैकिंग समवेयर और दे आर गिविंग द स्टेप मदरली ट्रीटमेंट टू रोड ट्रांसपोर्ट? देखिए, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली मिल रहा है, लेकिन शायद मैं दोष हमारी एसोसिएशन को भी दूंगा इस बात का। हमारी जो एपेक्स एसोसिएशन है, हमारी जो छवि बनी हुई है वो छवि हमें चेंज करनी होगी। अगर हमें हमेशा एक ट्रांसपोर्टर को जो भाई गंदे से मकान ऑफिस में बैठा है और बिल्कुल गाली गलौज से बात करता है, अगर वही छवि रही तो लोग हमसे मिलना पसंद नहीं करेंगे। हमें अभी हमारी छवि चेंज करनी होगी। आप बाकी देखिए, फिक्की है, CII है, वो प्रधानमंत्री जी को बुलाते हैं या नितिन गडकरी जी बुलाते हैं, तुरंत उनके फंक्शन में शामिल होते हैं। हम कोई ऐसा फंक्शन करते हैं तो वो हमें सीरियसली लेते ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद अपनी छवि चेंज करें, उसके बाद हम सरकार से मिलें। डेफिनेटली सरकार को ये लग रहा है कि हमारे यहाँ नेता ज़रूर से ज़्यादा हैं। एक नेता होना चाहिए जो पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करे। हमारे यहाँ हर गली में मैं कहूँगा कि एसोसिएशन खुली हुई है, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो रहा है। अशोक जी, रेलवेज जो है पिछले 2-3 सालों से बहुत एक्टिव हो रही है इन टर्म्स ऑफ कार्गो मूवमेंट, और रिसेंटली हमने एक स्टैटिस्टिक निकाला था कि हर महीने, इनफैक्ट जून में, रेलवेज ने करीबन 42 लाख ट्रक्स का माल उठाया है। So do you think there is a shift towards railways और उसका रोड ट्रांसपोर्ट पर क्या असर होगा? रेलवे से असर होना लाजमी है। अगर आप लागत की बात करें तो कॉस्ट वाइज रेलवे ट्रांसपोर्ट से बहुत कम खर्चे पे पहुंचा देती है माल। अगले 5 साल के बाद जब DFC पूरी तरह शुरू हो जाएगा तो मुझे लग रहा है हमारा ट्रांसपोर्ट का भविष्य काफ़ी अंधकार में है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का ट्रेड, मैं ये मानता हूँ कि एक 400-500 किलोमीटर के दायरे तक सीमित रह जाएगा। जो हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं शायद वो कम हो जाएगी, क्योंकि हम रेलवे से कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें इसका ध्यान देना पड़ेगा और एक हद तक हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम कंपटीशन दें। पहले 16 टन और 20 टन की गाड़ियाँ काफ़ी चलती थी। अगर आप अब देखेंगे मार्केट में 31 टन और 40 टन की गाड़ियाँ भी आ गई हैं, तो कॉस्ट पर किलोमीटर कम आ रहा है, रोड अच्छे बन गए हैं। तो अगर मैं बॉम्बे दिल्ली की बात करूं, रेलवे भी करीब करीब उतना ही टाइम ले रही है। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट की बात करें भाई, फिनिश टू एंड, तो अगर रेलवे 3 दिन ले रही है तो हम भी 3 दिन में पहुंचा पा रहे हैं। और कुछ कस्टमर हैं जो फिर ट्रक को यूज़ करेंगे अगर लागत में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है।
बिकॉज मल्टीपल हैंडलिंग अवॉइड करना चाहेंगे। तो कोशिश हमारी भी जारी है कि हम ट्रेन को टक्कर दे पाएं, बट फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ बिजनेस ट्रांसपोर्ट ट्रक से रेलवे में शिफ्ट होगा। Is BLR Logistics planning to shift to railways partly wherever possible? हम बिल्कुल तैयार रहते हैं। हमने तो सी रूट भी हमने कोशिश की कि भाई हम वो भी करें। एक कस्टमर के लिए हम तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रोड से पहले माल लाकर सी तक लेकर आ रहे हैं, जो रिवर रूट है, वहाँ से मुंद्रा तक लेकर आ रहे हैं, मुंद्रा से बाय ट्रेन हम नॉर्थ इंडिया लेके जा रहे हैं, रेवाड़ी लेके जा रहे हैं, और फिर बाय रोड कस्टमर के एंड तक लेके जा रहे हैं। तो हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट की तरह मानते हैं कि भाई हम उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, और उस तरह हम उनका बेनिफिट उठाएंगे, रेलवे और सी दोनों का फायदा उठाएंगे हम। What would be your wish list for the transport industry? अगर आपको गवर्नमेंट से कुछ चीज़ें चाहिए हो which can make you more efficient, what would those things be? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेलवे का देखें और हमारा देखें तो उसमें ज़मीन आसमान के फर्क है। अगर हम डैमेज क्लॉज का देखें तो रेलवे के लिए एक डैमेज क्लॉज है, भाई आप पर केजी उतना ही आपको डैमेज देना है, जबकि ट्रक इंडस्ट्री में अगर कोई माल डैमेज हो जाए एक्सीडेंट की वजह से, तो ट्रांसपोर्ट की लायबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड पहली बात तो है ही नहीं। दूसरी बात, सरकार ने जो लॉजिस्टिक्स में जीएसटी के तहत जो नियम बना दिया, एक बनाया है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एक बनाया है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, इससे लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल खत्म हो गया है। तो छोटे ट्रांसपोर्टर हैं वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पेपर वर्क इतना ज़्यादा है। अगर 4 या 5 ट्रक आपके पास है तो आप वो कवर ही नहीं कर पाओगे, तो वो बेचारे जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में चार्ज करते हैं। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म को 12% का बेनिफिट मिल जाता है जब वो इनपुट क्रेडिट ले लेता है नए ट्रक खरीदने पे। तो ये एक समान टैक्स होना चाहिए, चाहे आप आरसीएम कर लीजिए चाहे एफसीएम कर लीजिए, बट दोनों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत जरूरी है। ये सरकार को ये करना ही होगा। दूसरा, जो फाइनेंस ट्रकिंग कंपनीज को मिल रहा है, छोटे ट्रांसपोर्टर्स को आज भी बहुत ही मोटे ब्याज पर पैसा उठाना पड़ रहा है, और उनकी लागत उस हिसाब से ज़्यादा है। तो ये गवर्नमेंट को अगर इंडस्ट्री स्टेटस अगर दे देती है और उनका फाइनेंशियल कॉस्ट कम हो सकता है, वो भी हमें ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को फायदा देगा। शुड फ्यूल बी बॉट अंडर जीएसटी? ये डिमांड एक बहुत टाइम से काफ़ी जगहों पे चल रही है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए, विश लिस्ट के हिसाब से तो बिल्कुल होनी ही चाहिए जीएसटी में, बिकॉज लागत का 55-60% आज की डेट में हमारा डीजल कॉस्ट है। बट विश लिस्ट है, मुझे नहीं लगता सरकार ये करेगी, बिकॉज जिस हिसाब से मैं आंकड़े देख रहा हूँ, पिछले साल सरकार ने 3.5 लाख करोड़ केवल डीजल पे जो टैक्सेस वसूल किए हैं उसके हिसाब से कमाए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये संभव हो पाएगा। अशोक जी, जब आपने अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन किया, आई थिंक दैट वाज योर फर्स्ट चॉइस ऑफ वर्क। जो नई पीढ़ी है, क्या रोड ट्रांसपोर्ट उनके करियर का फर्स्ट ऑप्शन है या लास्ट ऑप्शन है? जो कंपनियां ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं, उनके बच्चे अब बड़ी खुशी से इस बिज़नेस में आ रहे हैं, और उन्हें दिखने भी लग गया है कि हाँ भाई, इसमें बिज़नेस में बेनिफिट है। तो अब जो पीढ़ियाँ पढ़ लिख कर, यहाँ तक कि अब तो जो बच्चे आ रहे हैं MBA के वो बच्चे हैं, और उनके आने से कंपनियों को फ़र्क भी बहुत पड़ा है। जो नई टेक्नोलॉजी वो ला रहे हैं, नए तरीके काम करने का तरीका है, उसका बेनिफिट भी सभी कंपनीज को मिल रहा है। तो ये कहना गलत होगा कि भाई नई पीढ़ी आना नहीं चाहती। जिनके एस्टैब्लिश बिजनेस हैं और जो आगे तरक्की करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया करियर है ये। What about your son Abhishek? What changes has he brought into BLR Logistics? अभिषेक 4-5 साल पहले अभिषेक ने कंपनी ज्वाइन की। तो जैसे मैंने आपको ट्रक ड्राइवर्स का बताया भी, जो प्रोविडेंट फंड या ESI लागू करना, उससे हमारी लागत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई तनख्वाह की। लेकिन ही वॉज एडमेंट कि भाई अब पापा हमें करना ही चाहिए। तो मैंने भी विचार किया, मैंने कहा ठीक है भाई, क्यों नहीं करें, ट्राई करके देखते हैं। और उसका असर मैं आपको बता चुका बहुत हुआ है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने शुरुआत की थी कि मार्केट की गाड़ियों को कैसे ट्रैक करें। शुरुआत हमारी कंपनी ने की थी, उसके बाद अब काफ़ी लोग करने लगे। ये अभिषेक ने शुरू करा। भी मार्केट की गाड़ी को ट्रैक करना सबसे बड़ा चैलेंज होता था। तो जैसे आप ओला उबर को ट्रैक कर पाते हो, इस तरह हमने 5-7 साल पहले ट्रैकिंग शुरू की। तो कस्टमर्स काफ़ी खुश हुए इस चीज़ से, और उसका बिजनेस पे भी काफ़ी फर्क पड़ा। HR पे उसका बहुत ज़्यादा ध्यान है। तो जो चेंजेस वो कर रहा है,
एक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में पहले मानिए आप ये मान के चलते थे भाई कोई छुट्टी ले नहीं सकता, भाई सैटरडे छुट्टी करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, भाई सैटरडे को वर्किंग नहीं हो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में। हमने एक कोशिश की और हम बड़े सक्सेसफुल हैं कि सेकंड और फोर्थ सैटरडे हमने छुट्टी करनी शुरू कर दी है, तो स्टाफ का मनोबल बहुत बढ़ता है, उससे काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें अभिषेक ने जो शुरू की है उसका असर हमें अभी देखने मिल रहा है। कंपनी ने पिछले 3 साल में करीब 30% के हिसाब से जो बिजनेस है बढ़ाया है और उसका काफ़ी असर पड़ा है। अशोक जी, फाइनली यहाँ से आगे चलते हुए हाउ डू यू सी फ्यूचर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड फ्यूचर ऑफ BLR लॉजिस्टिक्स? ऑर्गेनाइज प्लेस के लिए गिरीश ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। मैंने तो पहले ही कहा कि जिस हिसाब से सारे बोलते हैं $22 बिलियन इंडस्ट्री है, तो आज अगर हम बड़ी से बड़ी कंपनी देखें जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के, तो 5 से 7 हज़ार करोड़ साल का भी टर्नओवर नहीं कर रही। तो भविष्य बहुत ही उज्जवल है, मेरा तो यही कहना है। अगर हम पूरी ईमानदारी से अपना काम करते रहें तो काम की कमी नहीं है, और BLR को हम एक बड़ी ऊंचाई तक देखना चाह रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर अगले 5 साल में हम 1000 करोड़ का टर्नओवर छू जाएं। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम ये कर पाएंगे। थैंक यू सो मच अशोक जी, एंड बेस्ट विशेस फॉर BLR लॉजिस्टिक्स। थैंक यू, थैंक यू। याद है, कुछ इसी तरह का स्टंट मैंने आज से करीब 30 साल पहले भी किया था। लेकिन आज इस डबल ट्रक्स के स्टंट की वजह कुछ और है, डबल गारंटी। पेश है नया महिंद्रा फ्यूरियो 7, जो आता है डबल गारंटी के साथ। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनके नए महिंद्रा फ्यूरियो 7 का माइलेज आपके मौजूदा ट्रक से ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कर दीजिए ट्रक वापस। नया महिंद्रा फ्यूरियो 7 आपको देता है गारंटीड रीसेल वैल्यू 5 साल के बाद। खरीदते समय माइलेज की गारंटी और बेचते समय रीसेल वैल्यू की गारंटी, तो हुई ना डबल गारंटी। Friends, thank you for watching Trans India. In case you have not subscribed to the channel, please do so immediately. To stay tuned for latest updates, news and interviews from the road transport and automobile industry. In case you wish to watch the first part of Mr. Ashok Goel's interview, you can go to our channel and watch the same. For any comments, feel free to write to us in the comment section, or you can email us at girishtranstopics@gmail.com. Stay safe, stay healthy.